नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डीसीपी एल.एन. राव साहब दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं और फिलहाल वो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं एज ए लॉयर। आज उनसे इजराइल एम्बेसी के बराबर में जो बम विस्फोट हुआ है उसको लेकर और 26 जनवरी के दिन जो कानून व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल रहा लाल किले के उस इशू को लेकर, उन विषयों पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित है। नमस्कार एल.एन. राव साहब, आपका स्वागत है नमस्कार हमारे चैनल पर। 26 जनवरी के दिन जो कानून व्यवस्था का बुरा हाल रहा, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का दोष है या उपद्रवियों का दोष है? देखिए, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हमारे देश का एक बहुत बड़ा नेशनल फेस्टिवल है और उन दिनों दिल्ली पुलिस की मोर देन 50% जो स्ट्रेंथ है वो उसके अरेंजमेंट को देखने में राजपथ, विजय चौक और इंडिया गेट तक जो हमारी भव्य परेडें आती हैं और झांकियाँ होती हैं उनको देखने में, उनकी सुरक्षा के इंतजाम में लगे रहते हैं। उन्हीं दिनों आपको मालूम है कि करीब 2 महीने पीछे से ये किसानों का आंदोलन चल रहा था, उनकी मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत भी हुई। उस के उपलक्ष्य में किसानों ने ये प्रपोजल रखा कि वो भी एक ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं। उस के बारे में पुलिस ने काफ़ी मीटिंग्स की और उनको परेड निकालने के लिए पहले तो ये विचार किया गया था कि उनको अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन बाद में ये सोचा गया कि देखिए, ये भी एक नेशनल फेस्टिवल है और किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। अगर वो चाहते हैं इस देश में इस देश के रिपब्लिक डे के दौरान अपना कुछ प्रदर्शन करना चाहते हैं या ट्रैक्टर्स के द्वारा अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं, तो उनको भी इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि हम गणतंत्र देश में रहते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने ये संज्ञान लेते हुए उनके साथ 3-4 राउंड्स की मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद कुछ बातें तय हुई आपस में कि देखिए, आप अगर ये निकालेंगे तो क्या प्रपोजल है आपका, कितनी स्ट्रेंथ रहेगी। जैसे भी कोई भी परमिशन होती है दिल्ली पुलिस में अप्लाई करने से पहले एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में बताया जाता है कि हमारा पर्पज़ क्या है, हमारी प्रोबेबल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी और हमारी उसमें क्या क्या जिम्मेवारियां रहेंगी। तो एज अदर दूसरे जो परमिशंस देते हैं उसके हिसाब से दिल्ली पुलिस ने उनको कुछ कंडीशंस के हिसाब से वो परमिशंस दी और वो परमिशंस इस कंडीशन पे दी गई कि 3 रूट तय हुए। गाजीपुर से दिल्ली में होते हुए फिर वापस गाजीपुर जाना, दूसरा सिंगू बॉर्डर से दिल्ली में एंटर करके फिर वापस सिंगू बॉर्डर जाना और टीकरी बॉर्डर से शुरू होकर दिल्ली में कुछ रूट्स दिए थे, ईयर मार्क थे रूट्स, परमानेंट बता दिए गए ये रूट रहेंगे। और कुछ कंडीशंस भी लगाई थी कि 5000 ट्रैक्टर से ज़्यादा उसमें एक रूट में नहीं रहेंगे। और उसके साथ साथ ये भी था कि आपके कम से कम एक रूट पर 250 वॉलंटियर्स रहेंगे और टाइमिंग दिया गया था कि 12 बजे तक जो हमारी जो नेशनल फेस्टिवल का जो हमारा जो परेड है राजपथ का, वो कंक्लूड हो जाता है और 12 बजे बाद आप परेड निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये परमिशन देके दिल्ली पुलिस ने ये कह दिया था यस यू कैन गो अहेड। और एक 37 पॉइंट्स की जो एक डू एंड डोंट्स होता है कि आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना है, ये सारी चीज़ें करके और उन किसान नेताओं के साथ में बैठकर ये फाइनलाइज हुआ था। इस सब को फाइनलाइज होने के बाद उन चीज़ों से शायद उन्होंने या तो वो संभाल नहीं पाए या उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। इन दोनों ही चीज़ों के दरमियान में कानून व्यवस्था का जो कहें कि जो टूटी, उसमें क्या उन पे आईपीसी के सेक्शंस में मुकदमे दर्ज होंगे और होंगे तो कितने लोगों पर वो मुकदमे दर्ज हो सकते हैं? देखिए, उन्होंने जो जैसे पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा कि उन्होंने अपने विश्वास को तोड़ा है, पुलिस के साथ जो विश्वास दिया था उसको तोड़ा है, उस पर तो मैं नहीं समझता कोई आईपीसी के कानून इसमें दर्ज होंगे, उसकी कोई बात नहीं। अगर मान लो उन्होंने विश्वास तोड़ने के बाद अगर वायलेंस इसमें नहीं होता और फिर सारा परेड जो मान लो कोई कंडीशंस थी उसको वायलेट की होती तो वो दरगुजर की जा सकती थी। लेकिन इसके अलावा वायलेंस हुआ, इसमें रोइटियस सिचुएशन हुई, मारपीट हुई, पुलिस वालों को खदेड़ कर मारा। ट्रैक्टर जिस ढंग से आपने वीडियो में देखा होगा, किस ढंग से ट्रैक्टर सरेआम आईटीओ चौक पे और रेड फोर्ट पर किस ढंग से ट्रैक्टर चला कर पुलिस वालों को दौड़ा कर उनको थका दिया था। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद और सबसे जो गलत बात जो हुई है वो हुई है लाल किला में वो ज़बरदस्ती आपने देखा होगा किस प्रकार से गेट को तोड़कर घुसे हैं और घुसने के बाद पहले पुलिस वालों को खदेड़ा है, पुलिस वालों को वहाँ से मार के भगाया है और वो ऊपर से जो दीवार है उस वहाँ से पुलिस वाले कूदते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या सिचुएशन रही होगी। उसके बाद जब पुलिस वालों को उन्होंने भगा दिया, उसके बाद देन दे
टुक ओवर द रेड फोर्ट, और उसमें रेड फोर्ट में जो रैंसम किया उन्होंने, एक तरीके से इलीगल पोजीशन उन्होंने कह ली सकते हैं। इलीगल काम तो है और ही है। फोर्सफुली ली तो कानून भी तोड़ा तो आईपीसी का वायलेशन भी हो जाता है, और परमिशन जो थी उन परमिशंस का भी वायलेशन किया। या परमिशन का वायलेशन करने के बाद में जो उन परमिशंस की टाइमिंग की वायलेशन की, रूट की वायलेशन की, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स की वायलेशन की, और जो जो कंडीशंस उन्होंने मानी थी कि हमने ये कंडीशन भी मानी थी कि हम पीसफुल चलाने की हमारी जिम्मेवारी है, हम इसको पीसफुल चलाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। जहाँ तक ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात है, जो आपने आईपीसी के सेक्शंस जो कहा है, ये डिपेंड करता है क्या क्या हुआ। तो जहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस दर्ज हैं, वहाँ इसलिए कि पुलिस वालों को मारा और पुलिस वालों के पीछे ट्रैक्टर से मारा, और दूसरा जो लाल किला में घुसकर वहाँ पर उन्होंने तोड़फोड़ की, सारा रैंसन किया। उसके बाद लाल किला के ऊपर पेरिकोट पे चढ़कर उन्होंने जो झंडा फहराया, जो भी विशेष धर्म का झंडा फहराया, वो सारा जो किया, वो कहीं ना कहीं एक बात बताता है कि वो मैं समझता हूँ कि वो कोई असली किसान मेरे ख्याल से नहीं थे। बाकी तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और किसान भी थे तो कानून का तो उन्होंने तोड़ा ही है। सभी के लिए लागू होता है। हो सकता है वो किसान हो और भावना भी अच्छी से आया हो, हाँ, लेकिन जो काम किया वो अच्छी चीज नहीं थी और वो कानून का वायलेशन था। एक्ट किया ना, कोई भी हो, चाहे हम किसान, मैं भी किसान का बेटा हूँ, लेकिन हम कोई कानून को हाथ में अगर लेते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ। और ख़ास तौर से कानून के जानने वाले आदमी तो कानून को वैसे ही देखते ही कि ये तो उस ऑफेंस में लग जाएगा, ये सेक्शन है, ये सज़ा हो जाएगी, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन हाँ, ये है कि कानून नहीं इसमें अपने हाथ में लेना चाहिए था। उसके बाद जो डायरेक्शंस थी पुलिस की, उन डायरेक्शंस को पालन करना चाहिए। अगर उन्होंने वास्तव में ही ट्रैक्टर रैली निकालने का उनका प्लान था तो उनको पुलिस की डायरेक्शन के हिसाब से ही लगाना चाहिए था उसको। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया और हमें सारी चीज़ें विस्तार से समझ में आई कि कहाँ कानून का वायलेशन हुआ है। अच्छे लोग भी उनमें हो सकते हैं, हम सभी लोगों को गलत नहीं मानते, लेकिन जो उपद्रवी तत्व थे उन्होंने कानून का वायलेशन किया है और उन पर मुकदमे दर्ज होकर कानून का जो रूल है वो लागू होना चाहिए। इसी कानून व्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न मेरे दिमाग में पहले से घूम रहा है। 1860 में आईपीसी सीआरपीसी को अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया। 1860 से लागू आईपीसी सीआरपीसी में आज तक कोई थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, लेकिन मूल ढांचा उसका आज भी वही है। भगत सिंह पर जो ट्रायल हुई वो 1860 के आईपीसी और सीआरपीसी के ही अंडर हुई। नथुराम गोडसे पर जो ट्रायल हुई वो 1860 के सीआरपीसी आईपीसी के अंडर ही हुई। दोनों ने अपराध किया था, लेकिन एक वर्ग तो एक को देशभक्त बताता है, दूसरा वर्ग दूसरे को देशभक्त बताता है, और उनके विरोध स्वरूप एक वर्ग एक को हत्यारा बताता है और दूसरा वर्ग दूसरे को हत्यारा बताता है। आपका क्या कहना है कि आईपीसी सीआरपीसी की नज़र में इन दोनों को किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक आईपीसी सीआरपीसी का सवाल है, ये हमारे देश के कानून बने हुए कानून हैं और हमारी संसद ने बनाए हुए कानून हैं। हमारी जो भी थे उन दिनों अंग्रेज़ों ने बनाए थे, या जो भी गवर्नमेंट उस टाइम पे थी उन्होंने बनाए हुए कानून थे, वो अप्रूव्ड हैं। वो कानून आज भी लागू हो रहे हैं। थोड़ा बहुत उनमें अमेंडमेंट किया जाता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन कानून में जो अपराध है, अपराध की भाषा में आता है, वो अपराध ही है। चाहे वो कोई उसको देशभक्त के रूप में कहे या कोई कुछ भी भी रहे, भाव कोई भी रहे, लेकिन अपराध तो अपराध ही है। किसी को मार देना, जान से मार देना किसी को, वो अपराध है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, उसको देशभक्त कहें या उसको अपराधी कहें, वो अपनी अपनी समझ है। कानून एक उनको अपराधी ही मानेगा। कानून भावना से नहीं चलता, भावना से नहीं चलता कभी। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे उग्रवादी हैं, जैसे पंजाब के उग्रवादी हैं, या मुस्लिम जो इस्लामिक कट्टरपंथी अपराधी हैं, वो आजकल अपने आप को हीरो समझते हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे उस टाइम पे आज़ादी के लड़ाई में भगत सिंह वगैरह हीरो बन गए थे, वो अभी ये भी अगर जो उग्रवादी आंदोलन के दौरान, खालिस्तानी के दौरान, वो अपना अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं कि मार रहे हैं लोगों को, लूट रहे हैं और गैर कानूनी काम करें, वो भी ये समझते हैं कि हम तो इस देश के इसके लिए, पंथ के लिए कर रहे हैं, या कोई हमने धर्म विशेष के लिए कर रहे हैं। तो वो उनको जो अनुयायी हैं, उस पंथ के अनुयायी, वो उनको शहीद मानते हैं। तो वो डिपेंड करता है आदमी की सोच क्या है। लेकिन संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से
वायलेंस को सीधा सीधा अपराध की कैटेगरी में रखा जाता है। वायलेंस अपराध जो आईपीसी में लिखा हुआ है, जो एक्टिविटीज हैं इलीगल हैं तो इलीगल हैं। वो कोई चाहे उसको सोचने में उसको कोई चाहे उसको हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड एंड कास्ट। दैट इज वेरी नाइस। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है और बड़ा क्लियर विजन दिया है कि कानून व्यवस्था इन सब के दायरे में नहीं है कि वो किस जाति से आते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं और किस विचारधारा से भी बिलोंग करते हैं। कोई विचारधारा आपको देशभक्त साबित नहीं करती, आपका उस कार्य को करने का तरीका आपको देशभक्त साबित कर सकता है। जब आप वायलेंस करते हैं तो वायलेंस कभी भी देशभक्ति की कैटेगरी में नहीं है। ये हमारा मानना है, हमारे संविधान का मानना है और हमारे न्याय शास्त्र के जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का ये मानना है कि वायलेंस जब आप करते हो तो आप अपराधी की श्रेणी में आते हो, उसके पीछे मोटिव चाहे देशभक्ति भी क्यों ना हो। मेरा आपसे इससे अलग हटकर एक दूसरा प्रश्न है। इजराइल की एम्बेसी पर या उससे कुछ कदम दूर एक ब्लास्ट अभी 2 दिन पहले होता है, 1 दिन पहले होता है। 13 फरवरी 2012 में ऐसे ही एक घटना घटी। इजरायली एम्बेसी के एक वाहन पर किसी ने बम लगाया, स्टिक बम वो कुछ था और उसमें एक उनके दूतावास की कोई महिला कर्मचारी वो घायल हुई, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा, 2 और कर्मचारी भी घायल हुए और 2 और कर्मचारी भी घायल हुए। और आज फिर जिन्होंने किया उन्होंने एक लेटर भी छोड़ा कि वो एक किसी धर्म विशेष की वजह से या एक देश की वजह से, एक कम्युनिटी की वजह से दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया। क्या भारत जैसा लोकतांत्रिक देश इस तरीके की घटनाओं को होने दे सकता है? देखिए, होने दे सकना या नहीं दे सकने की बात नहीं है। यहाँ पर ये घटनाएं तो हुई हैं। जो आप 13 फरवरी 2012 की बात करें, उन दिनों तो मैं डीसीपी स्पेशल सेल था, तब मैं ये मेरे संज्ञान में था और हमारी इन्वेस्टिगेशन भी इसमें हमने की थी। इसमें वो एक स्टिक बम था, गाड़ी के नीचे लगाया हुआ था, वो ब्लास्ट हो गया। उससे एक वुमेन जो डिप्लोमेट थी वो घायल हुई थी, उनके 2 कर्मचारी घायल हुए, गाड़ी को डैमेज हुआ। और उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने उसमें जो परपेट्रेटर्स थे, जो एक आदमी पत्रकार था, उसको हमने पकड़ भी लिया था। और उसके इंटरोगेशन से ये पता चला था कि 2 ईरानी लोग और थे जो कि यहाँ से देश छोड़ चुके थे तब तक, और उसके बाद वो केस ट्रायल में चला गया था। इसी प्रकार का ये ब्लास्ट ऑलमोस्ट इसी प्रकार का उसी जगह पर, ऑलमोस्ट उसी रोड पर ये हुआ है कल के दिन में। कल का दिन महत्वपूर्ण क्यों है कि कल एक तो हमारा बीटिंग द रिट्रीट का फंक्शन है, जो 26 जनवरी के 4 दिन का फंक्शन चलता है, वो लास्ट कंक्लूडिंग डे था। दूसरा, कल की जो थी बरसी कह सकते हैं उसको, कि 29 साल हो गए थे हमारा और इजराइल के साथ में जो डिप्लोमेटिक जो संबंधियाँ बनी हुई थी, हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, उनका कल 29वां साल पूरा हुआ था। एक ये वजह थी। और जो लेटर की बात आप करें, वो डेफिनेटली किसी ने लेटर छोड़ा है। जो भी परपेट्रेटर्स थे उन्होंने एक अच्छा हाथ से लिखा हुआ, अच्छी लैंग्वेज में, अच्छी इंग्लिश में लिखा हुआ लेटर छोड़ा है, और वो एड्रेस्ड है इजराइल एम्बेसी के जो एम्बेसडर के नाम से। और उनको ये बताया गया कि हम क्यों कर रहे हैं, ये मैसेज भी दिया गया है। भले ये बम छोटा था, बम एक थोड़े से लो इंटेंसिटी का था, बट इसमें मैसेज बहुत बड़ा है। और उन्होंने थ्रेट भी किया है कि एक ट्रेलर है, इसकी आगे फिल्म तो बहुत बाकी है। और उन्होंने एक रेफरेंस किया कि उनके किसी आदमी को 1 साल पहले जब मार दिया था, उसके बारे में उन्होंने उसका रेफरेंस किया। तो अपेरेंटली ये कोई बदले की भावना से किया हुआ एक ब्लास्ट है, और प्रत्यक्ष दृष्टया हम कह सकते हैं कि ये वही ईरान के लोगों की वजह से हुआ है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की बहुत एलीट एक एजेंसी है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है एनआईए, और इजराइल की भी इन्वेस्टिगेटर्स आकर उनको मदद करने के लिए उन्होंने कहा है। तो मैं समझता हूँ जल्दी ही इस केस में खुलासा हो जाएगा और पता लग जाएगा किस आदमी ने क्यों किया है ये बात। बट ये कहें कि होने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कोई सरकार अपनी मर्जी से नहीं कराती है, और कोई पुलिस भी नहीं चाहती कि कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो देखिए, क्राइम हैज़ टू कमिट, क्राइम का है, कोई उसको एकदम किसी को, कोई क्राइम फ्री सोसाइटी नहीं हो सकती, क्राइम फ्री कंट्री नहीं हो सकता। हर कंट्री में क्राइम हो रहे हैं। अभी पीछे आपने देखा था यूएसए में भी कितने दंगे हुए थे। तो क्राइम को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, पुलिस क्राइम को कम कर सकती है, और अगर क्राइम हो जाता है तो उसको पकड़ सकती है करने वाले को, और उसके खिलाफ हमारे देश के कानून के हिसाब से उसका ट्रायल करवा सकती है। ये हमारा ध्येय होता है। हो सकता है या होने दिया जा सकता है, ये प्रश्न कहाँ से आता है? इस प्रश्न पे मैं एक अभी 20 दिन पहले की घटना है,
औरंगजेब लेन अबुल कलाम रोड के बगल में बनी हुई है। जी बिल्कुल। उस पर एक महिला हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट से आती है और उस बोर्ड के ऊपर, औरंगजेब लेन के बोर्ड के ऊपर पेट्रोल डालती है और उसमें आग लगाती है। वो देखा था मैंने वीडियो। और आग लगाने के बाद कहती है कि इसका गुरु तेग बहादुर रोड होना चाहिए नाम, या जो भी उसका मकसद था। ठीक है, गुरु तेग बहादुर उनकी नज़र में बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, इसको कोई नहीं नकार सकता। औरंगजेब को क्या नाम पर वो लेन बनाई गई, किसने बनाई, कब बनाई, कोई नहीं जानता। शायद अंग्रेजों के समय से बनी हुई है। इस देश के लोगों ने उस लेन को नहीं बनाया। लेकिन क्या एक आपराधिक कृत्य के द्वारा उस बोर्ड को जलाकर अपने को राष्ट्रभक्त साबित करना ठीक है? और वो सिर्फ 20 दिन पहले की घटना है। पुलिस ने उस पर आज तक क्या एक्शन लिया? क्योंकि इससे इंस्पिरेशन मिलता है दूसरे वर्ग को भी। तो आपका क्या मानना है कि उस घटना को और इस घटना को किस नज़रिए से देखना चाहिए? देखिए, ये घटना वैसे तो निंदनीय है। मैं आपको बड़ा सिस्टम बताया तो नाम कैसे पढ़ते हैं। नाम कोई भी एक देश की सरकार या कोई एक संस्था है, वो उसको नाम चिन्हित करती है और वो नाम वहाँ पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से नाम को हटाना या लगाना एक सरकार का काम है। तो जिस भी सो-कॉल्ड देशभक्त ने, जिसने भी ये किया है कुकृत्य, मैं तो इसको ठीक बात नहीं मानता, क्योंकि ये इलीगल काम है। बिल्कुल इलीगल काम है, तो उसको करना नहीं चाहिए था। अगर वो अपने आप को देशभक्त साबित करना चाहते, और बहुत से काम है। सबसे बड़ा देशभक्त वो है जो कि हमारे देश में जो बनाए हुए हैं मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी हैं, उन कर्तव्यों को पालन करें ना। और देश की जो बातें, अच्छी बातें हैं, देश को आगे बढ़ाने की बातें, उसमें करें तो देशभक्ति ज़्यादा झलकती है। लेकिन इस प्रकार से कोई गलत काम करने से देशभक्ति नहीं समझती है। और वो अपने आप को अगर मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रचारित करना चाह रहे तो वो अलग बात है, लेकिन ये देशभक्ति का काम नहीं है। लेकिन अगर नाम बदलना भी है तो हमारे पास प्रोसेस है ना। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, आप एप्लीकेशन दे सकते हो। हाँ, आप चर्चा में ला सकते हो। नाम बदले हैं ना, कई नाम बदले हैं, बहुत से नाम बदले गए, नाम बदले, शहरों के नाम बदले, लेकिन एक प्रोसेस से आना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई जबरदस्ती कोई नाम किसी, ये अपराध कभी भी देशभक्ति नहीं हो सकता है, चाहे वो आप किसी भी मोटिव को लेकर कर रहे हो। हमारे पास प्रोसीजर है, हर चीज को बदलने का तरीका है, संविधान ने दिया है, कानून सम्मत है, न्याय सम्मत है। उस तरीके को आप लोगों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी देश बच पाएगा। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं एलन राव साहब का धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए, पूरे देश को और हमारे दर्शकों को दिशा दी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, धन्यवाद।